हेलो दोस्तों। आज मैं लेके आया हूँ साइंस रिलेटेड जो यूपी पुलिस कांस्टेबल और रेलवे ग्रुप डी और स्पेशली जो है आपका रेडियो एंड असिस्टेंट ऑपरेटर में जो फिजिक्स वाला पोर्शन आता है, ठीक है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे पुलिस हो जाएगा। आई पहला क्वेश्चन है, हाउ इज़ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन रिप्रेजेंटेड, यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कौन से लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो वैसे तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कैपिटल जी, ये क्या होता है, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। जबकि जो स्मॉल जी होता है ये क्या होता है, ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, ये होती है 9.8 मीटर पर सेकंड, इसकी वैल्यू होती है पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई कैन नॉट द साउंड आर हर्ड ऑन द मून। मून पे जो है साउंड क्यों नहीं सुनाई पड़ती है, क्योंकि वहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे साउंड को ट्रेवलिंग के लिए क्या होना चाहिए, मीडियम की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे। ठीक, तो इसलिए वहाँ पे क्या होता है, साउंड ट्रेवल नहीं कर पाती, जिसकी वजह से साउंड कैन नॉट बी हर्ड। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द पाथ ऑफ रिवॉल्विंग मोशन ऑफ प्लैनेट्स। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इलिप्टिकल, यानी कि जितने भी हमारे अराउंड प्लैनेट जो रिवॉल्व करते हैं सन के अराउंड, ठीक है, वो कौन सा पाथ बनाते हैं, वो बनाते हैं जैसे कि मान लो ये सन है, ठीक, ये हमारा सन है, और इसके अराउंड ऐसे जो पाथ बनता है, ठीक है, ये जो ओवल शेप में होता है इसको क्या बोलते हैं, ओवल शेप में नहीं, ये जो थोड़ा सा जैसे अगर सर्कल बनाते हैं, ठीक है, तो एक तरफ से अगर हम कंप्रेस कर देते हैं, एक तरफ से अगर हम कंप्रेस कर देते हैं, ठीक है, तो वो कौन सा शेप बनता है, वो बनता है इलिप्टिकल, जिसकी क्या होती हैं दो फोकल, सन जो है किसकी तरह एक्ट करता है, फोकल रेडियाई की तरह एक्ट करता है, यानी कि एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, इस तरह से जो है ये क्या एक्ट करता है, ये रेडियस की तरह एक्ट करता है। ठीक, इसका पाथ क्या हो जाएगा, इलिप्टिकल। नेक्स्ट, कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी व्हेन अ सैटेलाइट मूव्स इन द ऑर्बिट ऑफ रेडियस 40,000 किलोमीटर अराउंड द अर्थ। जब भी क्या होता है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट रिवॉल्व करता है, ठीक है, सर्कुलर पाथ में अगर कोई ऑब्जेक्ट रिवॉल्व कर रहा है, ठीक, तो वहाँ पे क्या होगा, उसकी एनर्जी हमेशा क्या होगी, जीरो होगी। अगर सर्कुलर पाथ जहाँ पे भी आ जाए, अगर सर्कुलर पाथ वहाँ पे दे दिया गया है कि मोशन सर्कुलर पाथ में हो रहा है, ठीक, तो वहाँ पे क्या होगा, जीरो, जीरो जो है क्या होगी उसकी, उसका वर्क डन जीरो होगा या फिर उसकी एनर्जी जीरो होगी। ठीक, यानी वर्क डन और एनर्जी एक ही बात है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये ए ऑप्शन। अप्रॉक्सीमेट एस्केप वेलोसिटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी कि एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, एस्केप वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है जिससे कि अगर हम सरफेस से कोई ऑब्जेक्ट फेंकते हैं, ठीक है, ऐसी स्पीड से हम जब कोई ऑब्जेक्ट फेंकते हैं सरफेस से, अर्थ सरफेस से, जिससे कि वो अर्थ एटमॉस्फेयर को एस्केप कर जाए, यानी कि कहाँ पे चली जाए, स्पेस पे चली जाए। ठीक है, तो वो वेलोसिटी क्या होती है, एस्केप वेलोसिटी होती है। ठीक, इसकी स्पीड क्या होती है, तो इसका स्पीड क्या हो जाएगा, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, यानी कि 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से अगर हमारी इतनी क्षमता है कि अगर हम कोई ऑब्जेक्ट 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंकें तो वो सीधा अंतरिक्ष पार कर जाएगी, यानी अर्थ जो है अर्थ से दूर चली जाएगी। नेक्स्ट है, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द मोशन ऑफ प्लैनेट, यानी कि जो किसका होता है, प्लैनेट का जो मोशन होता है, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा। तो हमने पहले बताया था कि जो हमारे जो क्या बोलते हैं, जो प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं कौन से पाथ पे रिवॉल्व करते हैं, इलिप्टिकल पाथ पे। ठीक, तो यहाँ पे क्या बताया था हमने, सन जो है किसकी तरह एक्ट करता है, टू फोकल पॉइंट्स, यानी टू फोकल रेडियाई की तरह एक्ट करता है, यानी कि इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए, अ प्लैनेट्स ऑर्बिट इज इलिप्टिकल। ठीक, यानी जितने भी प्लैनेट होते हैं वो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं इलिप्टिकल पाथ में, और क्या होता है, और होता है टू फोकल पॉइंट्स, यानी सन किसकी तरह एक्ट करता है, टू फोकल पॉइंट्स की तरह। ठीक, नेक्स्ट, हाउ लॉन्ग डज अ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट टेक्स ऑन कंप्लीट द रिवोल्यूशन ऑफ एन ऑर्बिट, 35,790 अप्रॉक्सीमेट, इसको मानते हैं 40,000। ठीक है, ये इसका एल्टीट्यूड है ना। तो वैसे जो 40,000 जो मानते हैं वो मानते हैं इक्वेटर से, लेकिन एवरेज देखा जाए तो वो कितना पड़ता है, 35,790, है ना। तो ये क्या होता है, कितना हो जाएगा ये, 24 आवर, यानी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होते हैं, जो हमारे अर्थ के साथ साथ मूव करते हैं, मतलब अगर हम इनको देख पाते हैं, ठीक है, तो वो हमको एक ही जगह पे इस मतलब उसी जगह पे रुके हुए दिखाई पड़ते हैं। इसका मतलब इसका रिवोल्यूशन पीरियड क्या हो जाएगा, 24 आवर, जितना कि अर्थ का होता है। नेक्स्ट, द एनर्जी पजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स चेंज इन पोजीशन और शेप इज कॉल्ड, यानी कि अगर हम कोई क्या बोलते हैं, एनर्जी पजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स चेंज इन पोजीशन, अगर हम मान लो कि कोई हमारे पास एक, ये यहाँ पे कोई सपोर्ट है और यहाँ पे कोई स्प्रिंग लगी है ऐसे ऐसे, ठीक है, और अगर हम इसको खींचते हैं, ठीक है, अपने तरफ खींच लेते हैं, तो इसमें कौन सी एनर्जी स्टोर हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी। क्यों? क्योंकि हम जैसे ही छोड़ेंगे भड़ाक से जो है वो अपना शेप जो है क्या करेगी, रिगेन कर लेगी, वापस उसी शेप में आ जाएगी। इसका मतलब क्या होगा यहाँ पे, पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जब मोशन में होती तब होता है, लेकिन अगर जैसे हम बॉडी को अर्थ सरफेस से हम ऊपर ले जाते हैं तो उस पर कौन सी एनर्जी हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। व्हेन अ कॉइल स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड द वर्क इज डन ऑन द स्प्रिंग, व्हाट इज द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगी। क्यों?
इसका फॉर्मूला क्या होता है, जो पोटेंशियल एनर्जी, जैसे अगर कोई स्प्रिंग लगी हुई है, ठीक है, तो ऐसे एक स्प्रिंग लगी हुई है और उसको अगर हम किसी डिस्टेंस पे क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं या फिर जो है इसको एक्सटेंड करते हैं, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसमें जो एनर्जी स्टोर होती है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डब्लू, यानी कि जो हम वर्क करते हैं उसमें वही वर्क जो एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, ठीक। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 kx², ठीक। यहाँ पे क्या क्या है, ये जो है इसका कांस्टेंट है, ठीक है, इस स्प्रिंग का कांस्टेंट है, और x क्या है, यहाँ पे जितनी डिस्टेंस हम मूव किए हैं, ठीक है। तो यानी जब भी जो है क्या होगा, जब हम इसको कंप्रेस करेंगे तो यहाँ पे इलास्टिक डिफॉर्मेशन होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, इलास्टिक एनर्जी क्या होगी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर जाएगी। इन सीजीएस सिस्टम द यूनिट आर स्ट्रेन इज, इसका राइट आंसर क्या होगा, सीजीएस सिस्टम में क्या होता है, एक एमकेएस सिस्टम होता है और एक सीजीएस सिस्टम होता है। वैसे ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं, एमकेएस सिस्टम में चीज़ें सॉल्व करते हैं, लेकिन सीजीएस सिस्टम में क्या होता है, सीजीएस सिस्टम में सेंटीमीटर आता है, ठीक है, और क्या आता है, केजी तो आता ही है, ठीक। और एमकेएस में क्या आता है, एमकेएस में मीटर वगैरह आता है, ठीक। यहाँ पे इसका स्ट्रेन की यूनिट क्या हो जाएगी। वैसे एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे नन ऑफ दीज होगा, क्यों, क्योंकि स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है यहाँ पे स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, वैसे स्ट्रेन होता है कि द चेंज इन ओरिजिनल लेंथ अपॉन, सॉरी, द चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, मतलब कि स्ट्रेन क्या होगा यहाँ पे, स्ट्रेन हो जाएगा ओरिजिनल लेंथ, ठीक, अपॉन, सॉरी, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, यानी कि दोनों लेंथ कैंसिल हो जाएंगी, जिससे कि इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, कोई भी इसकी यूनिट नहीं रहेगी, ये यूनिट लेस होगी। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये नन ऑफ दीज, ठीक, दोनों यूनिट कट गई ऊपर नीचे, ठीक। द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू डिफॉर्म विदाउट ब्रेकिंग इज कॉल्ड, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या होती है, इलास्टिसिटी इसकी क्या होती है, वैसे इलास्टिसिटी नहीं होगा, यहाँ पे प्लास्टिसिटी होगा, ठीक है। इलास्टिसिटी क्या होती है, इलास्टिसिटी होती है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट हम क्या करते हैं, कोई ऑब्जेक्ट अगर हम इसको खींचते हैं या फिर उसको कंप्रेस करते हैं, तो उसकी एक एबिलिटी होती है, उसमें एक एनर्जी स्टोर हो जाती है, और वो एनर्जी क्या करती है, वो अपने पुराने शेप में वापस आने की कोशिश करती है, वही एबिलिटी क्या होती है, इलास्टिसिटी। बट यहाँ पे क्या पूछा गया है, वहाँ पे एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू डिफॉर्म विदाउट ब्रेकिंग, यहाँ पे प्लास्टिसिटी हो जाएगा। नेक्स्ट, फॉर परफेक्टली इलास्टिक बॉडी, फॉर परफेक्टली इलास्टिक बॉडी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1/0। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जो कोफिशिएंट होता है, ठीक है, इसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ई हमारा क्या है, ई अगर हमारा 1 है तो वहाँ पे क्या होता है, परफेक्टली इलास्टिक, ठीक। और अगर हमारे पास ई अगर 0 है हमारे पास, तो वहाँ पे क्या होता है, परफेक्टली इन इलास्टिक, ठीक। अगर ई वहाँ पे, अगर ई वहाँ पे 0 से लेके, ठीक है, 1 के बीच में होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, पार्शियली इलास्टिक वहाँ पे होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। वैसे यहाँ पे प्लास्टिक परफेक्टली इलास्टिक बॉडीज पूछे थे, तो यहाँ पे इसका कॉन्फिशिएंट क्या हो जाएगा, ई की वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगी। नेक्स्ट, व्हाट इज़ एन आइडियल फ्लूइड, यहाँ पे आइडियल फ्लूइड क्या होता है, आइडियल फ्लूइड वैसे जिसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्रिक्शनलेस एंड इनकम्प्रेसिबल, यानी कि फ्लूइड को वैसे भी हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। वैसे तो हमको लगता है कि हाँ इसको हम कंप्रेस कर सकते हैं, लेकिन ये इनकम्प्रेसिबल होता है। आइडियल फ्लूइड क्या होता है, ये इनकम्प्रेसिबल होता है। नेक्स्ट, when a cork and iron nail are placed in a beaker filled with water, the cork floats while an iron nail is submerged. What is the reason behind it? यहाँ पे इसका रीजन, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। द डेंसिटी ऑफ आयरन नेल इज मोर देन डेंसिटी ऑफ वाटर, यानी कि कभी भी अगर हम ऐसी कंडीशन आए कि यहाँ कोई चीज़ क्यों डूब जाती है या फिर कोई चीज़ क्यों फ्लोट करती है, तो हमेशा ये याद रखना कि वहाँ पे डेंसिटी का फैक्टर आएगा। जिसकी डेंसिटी ज़्यादा वो डूब जाएगा, जिसकी डेंसिटी उस चीज़ से कम वो डूबेगा नहीं, है ना। यानी कि पानी के कंपेरिजन में, वाटर के कंपेरिजन में आयरन की डेंसिटी क्या होती है, वो ज़्यादा होती है। इसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, वो आयरन नेल डूब जाएगी, जबकि जो कॉर्क है, ठीक है, वो फ्लोट करता रहेगा। चाहे हम वेट, अगर हम एक क्या बोलते हैं, अगर हम एक आयरन नेल, अगर हम कम सा 1 किलो का हम आयरन नेल लेते हैं, ठीक है, और उसी जगह पे हम 20 केजी का कॉर्क लेते हैं, फिर भी वहाँ पे क्या होगा, आयरन नेल डूब जाएगी, ठीक। यहाँ पे मास का फैक्टर नहीं आएगा, यहाँ पे डेंसिटी का फैक्टर आएगा, ठीक। तो डेंसिटी मेन फैक्टर होगा, बाकी मास वगैरह भूल जाओ, मास वैल्यूम वगैरह, डेंसिटी मेन फैक्टर है यहाँ पे। What would be the force generated by a wall on which the water strike normally at a speed of 10 meter per second and discharge at a discharge of 0.001 मीटर पर सेकेंड, यानी कि ये वॉल्यूम दिया हुआ है कि ये हर सेकंड में कितना वॉल्यूम पानी देता है, ठीक है, ये देता है 0.001 मीटर पर सेकेंड क्यूब। तो यहाँ पे ये पूछ रखा है कि कितना जो है फोर्स जनरेट होगा उस वॉल पे, ठीक। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे निकालेंगे, यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। यानी जब भी हमारे पास फोर्स की बात आए तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, मास इंटू एक्सेलरेशन करेंगे। उसके बाद हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम फॉर्मूले को इंटरचेंज करेंगे। देखो हमको मास पता नहीं है, ठीक, लेकिन हमको स्पीड पता है, और क्या पता है हमारे पास इसका वॉल्यूम पता है, ठीक। तो वैसे हम मास कैसे निकालेंगे, ठीक, मास कैसे निकालेंगे, मास होता है, सुना होगा डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, यानी कि मास क्या हो जाएगा,
मास हो जाएगा डेंसिटी। डेंसिटी को किससे डिनोट करेंगे? रो से, यानी कि रो किसकी डेंसिटी है? ये पानी की डेंसिटी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। और स्पीड, इसका जो है क्या कहते हैं, वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वी से डिनोट कर देंगे, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा? वी, ठीक। वैसे यहाँ पे वी नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे ए वी हो जाएगा। ए क्या, ए यहाँ पे क्या होगा? ए यहाँ पे एरिया हो जाएगा, और वी क्या हो जाएगा? यहाँ पे वॉल्यूम हो जाएगा, सॉरी वेलोसिटी हो जाएगी, जिससे कि जिसको बन के क्या बनाएगा? ये बनाएगा हमारे पास मास। ये इतना फैक्टर ए और वी, ये क्या होता है? वॉल्यूम होता है, यानी कि एरिया इंटू क्या? वेलोसिटी, यानी कि ये क्या बनाते हैं? वॉल्यूम। और रो को मल्टीप्लाई कर देंगे तो जिससे हमारा क्या निकल आएगा? वॉल्यूम, ठीक। अब याद रखना, ए एरिया कैसे निकालेंगे? एरिया जो है हम 1 ही लेंगे यहाँ पे, ठीक, क्योंकि इक्वेशन में क्या दिया हुआ है? 1 मीटर पर सेकंड, यानी कि हम 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मान के चलेंगे। और वॉल्यूम क्या लेंगे? वॉल्यूम यहाँ पे वेलोसिटी, सॉरी यहाँ पे वेलोसिटी लेंगे 10 मीटर पर सेकंड, ठीक। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मास की जगह क्या निकाले थे? रो इंटू फिर ए और वी, एक्सलेशन यहाँ पे ए, यानी कि यहाँ पे हम क्या लेंगे? जी। जी और ए एक ही बात है, ठीक है। जी यहाँ पे क्या लेंगे हम? ये हमारी जो है ग्रेविटेशनल, क्या है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, ठीक। सीधा वैल्यू पुट कर दो। रो की वैल्यू क्या पुट करेंगे यहाँ पे? रो की वैल्यू हमेशा 1000 लेते हैं, ठीक। उसके बाद एरिया क्या लेंगे? 1, ठीक। 1 इंटू वेलोसिटी क्या लेंगे हम? वेलोसिटी ले लेंगे हम 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक। और यहाँ पे क्या लेंगे? वॉल्यूम, यहाँ पे जी क्या लेंगे? जी वैसे ले लिए हैं। वॉल्यूम यहाँ पे क्या लेंगे? 0.001, ठीक है यार। और इसका डिस्चार्ज यहाँ पे क्या लेंगे? 10 की पावर -4, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये 0, ये 10 की पावर -4, और ये सॉरी यहाँ पे +4 आएगा, और यहाँ पे 10 की पावर -4, यानी कि जो कि क्या हो जाएगा हमारे पास? 1, है ना। 1 आ जाएगा। 1 न्यूटन। फोर्स की यूनिट क्या होगी? 1 न्यूटन। इसको हटा देते हैं, इसकी यूनिट क्या आ जाएगी? ये इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1 न्यूटन, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया? यहाँ पे हमने फोर्स का फॉर्मूला लिखा m इंटू ए, ठीक है। मास को हमने क्या बदला? मास हमें पता नहीं था, लेकिन हमको ये पता था रो, डेंसिटी इसकी पता थी, और वॉल्यूम पता था, ठीक। वॉल्यूम और इसका क्या निकाले हैं? वॉल्यूम और डेंसिटी इसकी निकाल ली है। उसके बाद एक्सेलरेशन इसको मल्टीप्लाई कर दिए हैं, जिससे कि हमारा फोर्स कितना आ गया? 1 न्यूटन। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ बायोन्सी थ्योरी द शिप फ्लोट्स इन वाटर, विच साइंटिस्ट इज फर्स्ट एक्रेडिटेड विद आइडेंटिफाइंग दिस प्रिंसिपल? ये तो पता ही होगा, आर्किमिडीज थे हमारे। आर्किमिडीज कौन थे? ये थे जिन्होंने आर्किमिडीज प्रिंसिपल का सिद्धांत दिया था, जिसपे वो क्या किए थे? एक शिप पे बैठ गए थे, और उन्होंने देखा कि जितना पानी जो है वो रिप्लेस किए थे, और जितना वो पानी के अंदर थे उसका वेट, और जितना पानी रिप्लेस हुआ था उसका वेट बराबर था। ये सिद्धांत किसने दिया था? ये दिया था हमारे आर्किमिडीज ने, ठीक है। ये बायोन्सी थ्योरी भी इन्होंने ही दी थी। विच आर द फॉलोइंग फैक्टर depends on the result of buoyancy force acting on the object is given fluid, object in a given fluid। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड एंड द वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इमर्ज्ड इन इट, यानी कि ये आंसर क्या हो जाएगा? द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड एंड वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट इमर्ज्ड इन इट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट की बात कर रहा है, तो यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? इफ द बायोन्सी फोर्स इज, यानी कि इफ द बायोन्सी फोर्स इज लेस देन द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्लोट्स, मतलब कि क्या होता है? बायोन्स फोर्स क्या होता है? बायोन्स फोर्स जो हमारा वाटर के द्वारा लगाया जाता है बॉडी पे, ठीक है। अगर वो फोर्स ज़्यादा हो गया, ठीक है, अगर मान लो हमारा वेट 50 kg है, ठीक, हम पानी में कूद गए, लेकिन हमारा बायोन्सी फोर्स यानी वाटर की तरफ से अगर फोर्स 50 kg से ज़्यादा लगाया जा रहा है, यानी 50 न्यूटन से ज़्यादा लगाया जा रहा है, तो हम क्या करेंगे? वहाँ पे फ्लोट करने लगेंगे, ठीक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वैसे यहाँ पे राइट आंसर नहीं, यहाँ पे एक्चुअली हमने गलत बता दिया। यहाँ पे इनकरेक्ट तो यही होगा, लेकिन यहाँ पे क्या होता है? हमने बताया था बायोन्स फोर्स जो है क्या होगा? जब अगर ज़्यादा होगा तो ऑब्जेक्ट जो है फ्लोट करेगा, ठीक है। यानी कि हाँ, ये सही बता रहे थे हम, यानी कि इफ द बायोन्स फोर्स इज लेस देन द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्लोट्स, यानी कि फ्लोट्स नहीं करना चाहिए, यहाँ पे डूब जाना चाहिए, सिंक कर जाना चाहिए, है ना। अगर बायोन्स फोर्स ज़्यादा होता वेट ऑफ ऑब्जेक्ट से, तब वहाँ पे क्या होता? ऑब्जेक्ट फ्लोट करता। बताया था ना हमने, बायोन्स फोर्स अगर ज़्यादा है, पानी का बायोन्स फोर्स ज़्यादा है, पानी के द्वारा लगाया गया फोर्स अगर ज़्यादा है बॉडी पे, ठीक है, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट के, तो वहाँ पे क्या होगा? ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा। बट यहाँ तो लेस बताया गया है ना, और यहाँ पे फ्लोट करने की बात कर रहा है, इसलिए यहाँ पे इनकरेक्ट सी ऑप्शन हो जाएगा। तो यहीं तक हमारे क्वेश्चन रहे।